नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं न्यूक्लियाई के इस लेसन 4 में। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी है, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात कर रहे होंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलमोस्ट हर साल सवाल इसमें से आता ही आता है। न्यूक्लियाई की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेक श्योर यू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस। चलो शुरू करते हैं। और फीचर्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना, इनके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बात करी थी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसी भी और फोर्स के कंपैरिजन में। लेकिन इसके लिए जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये बहुत छोटी रेंज में एप्लीकेबल होता है। और छोटी रेंज कितनी है? कुछ जैसे 1 फेम्टोमीटर विच इज 10⁻⁻15 मीटर्स। तो हमने इसके बारे में बोला कि अगर कुछ फेम्टोमीटर्स तक भी न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का जाएगा तो ये जो फोर्स है ये ड्रास्टिकली जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ना कि बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। और एक कर्व है जिसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो एनसीईआरटी का ही कर्व है जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करता है रेडियस ऑफ एटम से या न्यूक्लियस से। तो ये कर्व है कैसा, इसको जरा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है हमारा ये, जिसमें वाई एक्सिस में हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं एंड दैट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और एक्स एक्सिस में हम रेडियस लिखते हैं दैट टू इन फेम्टोमीटर्स। तो ये कर्व कैसे वेरी करता है इसको जरा एक बार समझने से पहले अभी जो एनसीईआरटी के अंदर नंबरिंग मार्क की हुई है ये एज इट इज यही लेके चलनी है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं लाना है इसके अंदर। तो एग्जाम के अंदर भी अगर लेट से ये कर्व बनाने को आ जाए या किसी केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर इसको पूछ लिया जाए या फिर कोई भी और तरीके से इसको पूछ लिया जाए तो हम ये मार्किंग्स को ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे किसी भी बात का। उस चीज़ को ध्यान रखना, ये जो स्केल हमने चूज करा है स्केल के रेफरेंस में ही हम आंसर कर रहे होंगे। तो ये जो कर्व है ये कर्व कुछ ऐसा जाता है, मतलब जैसे ही डिस्टेंस 1 से 0 से बढ़ के कुछ 1 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वो ड्रास्टिकली चेंज होगी, वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी और देन इट गोज लाइक दैट। और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि जैसे ही 3 फेम्टोमीटर तक डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा या पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो यही ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। और जो पीछे हमने ये बात करी थी कि जो न्यूक्लियर फोर्स होगा दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में इट फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस टू फ्यू फेम्टोमीटर। तो ये फ्यू फेम्टोमीटर भी नहीं है, तुम इसको ऐसे समझो कि जैसे ही डिस्टेंस ड्रास्टिकली हम रिड्यूस करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली चेंज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगा, और फोर्स चेंज होगा तो उस चीज़ को हम वो चीज़ डायरेक्टली जो है बाइंडिंग एनर्जी पे अफेक्ट करेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हुए हम चलते हैं और समझाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। So we'll say that a rough plot of the potential energy between two nucleons as a function of distance, as a function of distance is shown. The potential energy is a minimum at a distance r नॉट। तो ये जो वैल्यू होती है ना जहाँ पे ये मिनिमम होता है इसको हम r नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो r नॉट है ये बराबर होता है 0.8 फेम्टोमीटर के। कहने का मतलब सबसे कम अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी तो वो देखने को मिलेगी 0.8 फेम्टोमीटर पर, एंड दिस इज and we can say which is 0.8 fm femtometers, याद रखनी है वैल्यू। then we'll say this means that the force is attractive for distances larger than 0.8 fm and repulsive for distance less than 0.8 fm। तो यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल असर्शन रीजन बन सकता है, इसके अंदर इस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का न्यूक्लियॉन्स के बीच का 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स कैसे बिहेव करेगा। तो अगर डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा होगा तो स्टार्ट बिहेविंग एज अट्रैक्टिव, क्योंकि तुम देखो यहाँ से ये बढ़ना शुरू होता है लेकिन ये बढ़ के मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 0 तक ही जाएगा। यहीं पे अगर ये डिस्टेंस इससे कम हो जाए तो इट विल बिहेव एज अ रिपल्सिव फोर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी उस समय की, जिसको हम आज तक भी अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इन सारी बातों के बारे में। क्योंकि यहाँ पे हम उन चीज़ों से डील कर रहे हैं शायद जिनको हमने कभी ना देखा है और ना ही शायद कभी देखेंगे भी, यानी कि न्यूक्लियॉन्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, इन बातों को ध्यान से समझने की हमें कोशिश करनी है। इसके बाद एक पॉइंट और है यहाँ पे
इसके बारे में हमें बात करनी है, तो विल से दैट द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर यही तीन चीज़ों के बीच में फोर्स हम देख सकते हैं, या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो जाए, प्रोटॉन प्रोटॉन हो जाए, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाए। और हम यहाँ पे ये पाते हैं कि इन तीनों के बीच में लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है ये अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। हम यहाँ पे ये नहीं बोलते कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स अलग लगेगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स जो है वो अलग लगेगा, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम लेकर डील करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं दैट दे आर अप्रॉक्सीमेटली सेम एंड वी से दैट द न्यूक्लियर फोर्स डजंट डिपेंड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियर फोर्स ना चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव हो, न्यूट्रॉन का चार्ज नेगेटिव न्यूट्रल हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि न्यूट्रॉन और ये सब के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज के नेचर के इंडिपेंडेंट है। अनलाइक द कूलम्स लॉ और द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देयर इज नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ पे हम कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म नहीं देखते न्यूक्लियर फोर्स को निकालने की, क्योंकि इस चीज़ को समझ पाना या निकाल पाना मैथमेटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारे लिए। उतने छोटे लेवल पे जाके ये चीज़ पता कर पाना कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो ये बहुत ही फालतू बात होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि कूलम्स लॉ की तरह या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह यहाँ पे हम मैथमेटिकल फॉर्म नहीं देखते। सो ये सारी की सारी वही लाइनें हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और हर बार इन्हीं लाइंस को इस्तेमाल करके एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमारा मेजर फोकस इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमें इस चैप्टर में पार लगाई है, एक तरीके से तुम ये कह सकते हो। तो बहुत सारी बातें हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानी यहाँ पे, कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा कैसा होता है एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कुछ कुछ फीचर्स जो थे उनके उनको जाना। सो जस्ट नोट इट डाउन एंड लेट मी नो वंस इट्स डन। डन। इसके बाद हेडिंग डालो न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का जो मेन रीजन था न्यूक्लियर फोर्स, काफ़ी हद तक वो हमें समझ आ गया है। तो हम अब इसको डिफाइन कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। यहाँ पे सिंपल सा हम यही बोलेंगे कि ये ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियॉन्स आपस में साथ में बंधे रहते हैं। कौन? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाउंड रखने के लिए साथ में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वही है न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हमने जानी कि ये जो है बहुत कम रेंज के लिए वैलिड होता है। मतलब जैसे ही इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करने या निकालने की कोशिश करेंगे कुछ फेमटोमीटर्स के बाद भी, तो ये नहीं होगा, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है ये, तो इसका सबसे बड़ा की पॉइंट है दैट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से एटम के अंदर न्यूक्लियस इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को होल्ड कर पाता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये यूनिवर्स का। जितनी भी बातें हमने बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ी थी, बाकी सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ी थी, उसमें से कोई भी बात यहाँ पे वैलिड नहीं। जैसे कि कूलम्स लॉ को हम बोलते थे कि कंजर्वेटिव फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स होगा, सेम लाइन पे एक्ट करेगा, यहाँ पे सब वो बातें रद्द कर दी जाती है, खारिज कर दी जाती है, तो वैसा कैसे। सो दे आर दिस फोर्स इज नॉन सेंट्रल एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव। एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से, व्हाट इज द नेचर ऑफ कूलम्स न्यूक्लियर फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सेंट्रल, नॉन सेंट्रल, ऑप्शन ए एंड बी, बोथ, समथिंग लाइक दैट। चीज़ें क्लियर होंगी तो इजीली कर पाओगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम बताएंगे कि ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी चार्ज के, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और कैसा स्ट्रॉन्गेस्ट? अट्रैक्टिव। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। अगर ये नहीं होता तो अगेन एटम नहीं होता। उसके बाद हमें बात करनी है बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए दिया जाता है, जो कि ये बताता है कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं और कितने एलिमेंट्स हैं, जिसमें से काफ़ी सारे एलिमेंट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अनस्टेबल होती है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, तो उन सारी चीज़ों को एक बारी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो सीधा एनसीईआरटी पे चलते हैं। ये कर्व तुम्हें बनाना है, फिगर 13.1 जैसी दी हुई है एज इट इज तुम्हें बनानी है। और इनके बारे में जितनी भी बातें हैं, जितने भी पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं यहाँ तुम देख रहे होगे
that it is mentioned here, the following main features of the plot. ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज तुम्हारे किसी भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस प्लॉट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो जनरली एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, एमसीक्यू पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट में रिमेंबरिंग वाला पार्ट ज्यादा है, यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स अ लॉट। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसा कर्व है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंट मास नंबर के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी। और ये जो एनर्जी है इसका ऑर्डर देख लो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका ऑर्डर दिया हुआ है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आंसर कर रहे होंगे। ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है और मास नंबर इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन, उसका आइसोटोप, फिर हीलियम के बाद थोड़ा नीचे आ गए लिथियम, देन कार्बन, थोड़ा सा ऊपर गए देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि ये जो ग्राफ है ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में हमें जितने एलिमेंट्स दिए हैं हमें उतने ही एलिमेंट्स को समझना है, उतने ही एलिमेंट्स को पढ़ना है। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद हो तो कुछ कुछ चीज़ें तो है जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है। और दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप में कौन से एलिमेंट की एनर्जी ज़्यादा है ये हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप होता है इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, तीसरे को ट्रिटियम कहते हैं। तो ट्रिटियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन ज़्यादा होती है ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में। सिमिलरली हीलियम की ज़्यादा होती है लिथियम के कंपैरिजन में, कार्बन 12 की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन 16 की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन 18 के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा सा एक पैटर्न है याद रखना है। आयरन इकलौता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है इसकी। फिर मोलिब्डेनम आ गया, इंडियम आ गया, टंगस्टन आ गया, ये पता नहीं क्या है इसको देखते हैं एक बारी, और यूरेनियम। तो सबसे ज्यादा मास नंबर वाला है यूरेनियम इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, और एनर्जी भी सबसे ज्यादा तो नहीं कहेंगे हम, इवन कार्बन से कम है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन सेट ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शन में से किससे कम है। तो अगर उसमें कार्बन हो तो कार्बन लिख देंगे, तो कार्बन, सल्फर, आयरन, मोलिब्डेनम, इंडियम इन सबसे कम है। तो ये चीजें जो है इस ग्राफ के बारे में याद रखनी है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। अब जो मेन फीचर्स है इनको जरा पढ़ते हैं एक बार। और ये मेन फीचर्स सिंपल है, तुमको क्या करना है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ये लिखोगे, ग्राफ बनाओगे, देन यू विल राइट द फॉलोइंग मेन फीचर्स ऑफ द प्लॉट, यहाँ से यहाँ तक। अब जो जो लिखना है इसके अंदर से आई एम जस्ट मेंशनिंग, सो मेक श्योर दैट यू राइट इट एज इट इज। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम ईडीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट ही है गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए। हर एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेम रहेगी, अगर चाहे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ चाहे मैं नाइट्रोजन की बात करूँ। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियर ऑफ मिडिल मास नंबर 30 टू 170, ये ऑर्डर है यहाँ पे, ये मतलब कह सकते हो एक ग्रुप है कि अगर मास नंबर 30 से 170 तक हम देख रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, बराबर रहती है सारे के सारे एटम्स के लिए जो इस पर्टिकुलर ग्रुप में फॉल कर रहे होंगे। और कर्व जो है ये बता रहा है कि जो आयरन है 56 मास नंबर वाला, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है। तो जहां से सवाल आता है कि मैक्सिमम वाले की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और किसकी है, आयरन की है, ये भी याद रखना है। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम मास नंबर वाले एलिमेंट की इस कर्व के अकॉर्डिंग, जो कि कौन है, यूरेनियम है। और इसकी एनर्जी कितनी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट एज इट इज तुम्हें नोटबुक में नोट करना है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बातें यहाँ पे, कुछ भी नहीं छोड़ना। तुमने जनरली देखा होगा मैं ऐसे डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाता, अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये एनसीईआरटी का ही है सब कुछ, जो भी लेना देना है यहाँ पे। ईबीएन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियर एंड हैवी न्यूक्लियर, कहने का मतलब कि हमने क्या देखा कि 30 से कम और 170 से ज्यादा, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ना कम होती है। तो हम कह सकते हैं दैट इट इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियर एंड हैवी न्यूक्लियर, सिंपल सा। यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन पेपर में सवाल तुम्हें शायद देखने को मिल जाए इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व से रिलेटेड। तो अच्छे से समझना है इन दोनों बातों को, इन दोनों बातों को एज इट इज लिखना है। इसी के अलावा हम कुछ और कंक्लूजन है जो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंक्लूजन बस समझने हैं, एग्जाम में अगर कुछ आता है पूछने के लिए तो हम विल बी एबल टू आंसर। सबसे पहला, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रांग टू प्रोड्यूस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर न्यूक्लियन। ये जो फोर्स है पहली बात ये अट्रैक्टिव है। दूसरी चीज, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि नेचर क्या है किसी भी प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का। और ये इतना स्ट्रांग है कि कुछ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हमें देखने को मिलता है। कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है हमें 30 से लेकर 170 मास नंबर वाले एटम्स की, मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, कांस्टेंट होगी। दूसरा, ये शॉर्ट रेंज है, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। कंसीडर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर इनसाइड अ सफिशिएंट लार्ज न्यूक्लियस, इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम only some of its neighbors which come within the range of nuclear force if any other nucleon। so I was saying कि पहली चीज तो कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है 30 से लेकर 170 मास नंबर वाले जितने भी न्यूक्लियस होंगे उनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। तो यहाँ पे एक सिचुएशन समझा बना के समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर पर्टिकुलर न्यूक्लियन इनसाइड अ सफिशिएंट लार्ज न्यूक्लियस, इट विल बी अंडर
पर्टिकुलर इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ऑफ इट्स नेबर। मतलब अगर मेरे पास एक न्यूक्लियन है एक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियन का मतलब तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की एक साथ बात हो रही है कि अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियन है और न्यूक्लियस के अंदर मैं उसको देख रहा हूँ, तो वो अपने आसपास के कुछ ही नेबर्स यानी कि कुछ ही न्यूक्लियंस के इन्फ्लुएंस में होगा, विच कम विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। सिर्फ उन्हीं के जो उस न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या है, बहुत कम है, कुछ फेम्टोमीटर ही, यही देखा हमने अभी। तो कहने का मतलब ये है, इफ एनी अदर न्यूक्लियन इज एट अ डिस्टेंस मोर देन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम द पर्टिकुलर न्यूक्लियन, इट विल हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन अंडर द कंसिडरेशन। तो ये चीज हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर दी है कि अगर कोई भी न्यूक्लियन किसी रेंज के अंदर नहीं आ रहा तो उसका इन्फ्लुएंस किसी और न्यूक्लियन पे ना के बराबर होगा, क्योंकि जो इसकी रेंज है वो बहुत ही कम है। इफ द न्यूक्लियन कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ पी नेबर्स, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, कि हमने अज्यूम करा कि एक न्यूक्लियन है उसके आसपास सिर्फ पी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ही है जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में है जो कि, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये ई बी एन होगा, यानी कि ई बी एन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पी के। और पी क्या है यहाँ पे, पी है यहाँ पे वो नेबर जो उस न्यूक्लियन के इन्फ्लुएंस में आ रहे होंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी टाइम्स के हो जाएगी, हमने ऐसा मान के चल लिया। जहाँ पे के कोई कांस्टेंट है, मतलब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं के लिख सकता हूँ, और ये पी एज इट इज। Here K is a constant having dimensions of energy. If we increase A by adding nucleon, they will not change the binding energy of the nucleons inside. कहने का मतलब कि अगर हमने A को बढ़ा दिया, मास नंबर को बढ़ा दिया, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और डाल दिया उस न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग एनर्जी उस न्यूक्लियन की चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो न्यूक्लियंस है वो लार्ज न्यूक्लियस में है, तो वो अपने आप को एकदम से उस सरफेस के अंदर निकल से अलाइन कर लेंगे, और स्पेस होने की वजह से जो इन्फ्लुएंस है उस न्यूक्लियन का नए वाले न्यूक्लियंस को जिसको हमने डाल के मास नंबर बढ़ाया है, उस पर इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चेंज होगा बाइंडिंग एनर्जी वो इतना कम होगा कि हमें उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। So the binding energy per nucleon is constant and is approximately equal to pk. The property that a given nucleon influence only nucleons close to it also referred to as saturation property of nuclear force. कहने का मतलब कि जितने भी न्यूक्लियंस होंगे वो अपने आसपास वाले उन्हीं न्यूक्लियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे जो उसकी न्यूक्लियर रेंज में आएंगे। उसके अलावा जो भी न्यूक्लियन उसकी रेंज में नहीं आएंगे उसको वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, और यही वो प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अ वेरी हैवी न्यूक्लियस, एग्जांपल के तौर पे मैंने 240 अज्यूम कर लिया, तो अगर मैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी को देखने की कोशिश करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम करा है लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर टू द न्यूक्लियस हैविंग ए इज इक्वल्स टू 240 120। कहने का मतलब मेरे पास एक न्यूक्लियस था, उसमें एक ही वैल्यू है उसकी 240, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी ना, इसका जो ईबीएन होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू उस न्यूक्लियस के ईबीएन से जिसका मास नंबर 120 है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, कहने का मतलब कि अगर मैं इस न्यूक्लियस को दो में ब्रेक कर दूं, इस 240 वाले न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस में ब्रेक कर दूं जिसका मास नंबर 120 और 120 हो जाए, तो ये 120 और 120 वाले न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इस वाले से ज्यादा होगी जो कि पहले वाला था। मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ज्यादा होगी डॉटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। And this implies that energy would be released in the process. It has very important application of energy production through fission. और यही वो तरीका है जिस तरीके को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझा जाना, और आगे चल के इस दुनिया ने ना चाहते हुए भी एटॉमिक बॉम्ब बनाया, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब के अंदर तो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इसी न्यूक्लियर फिजन से होती है। उसमें होता क्या है कि जो ये न्यूक्लियस है, यूरेनियम का न्यूक्लियस 238 न्यूक्लियस वाला, 238 एटॉमिक नंबर वाला, ये कॉन्स्टेंटली ब्रेक होता है, टूटता है, फिजन प्रोसेस शो करता है। और जैसे जैसे वो टूटेगा डॉटर न्यूक्लियाइज में होगा क्या, उन डॉटर न्यूक्लियाइज की एनर्जी और ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, वो एनर्जी इतनी ज्यादा होगी और ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि एक ही बार में जैसे ही रिएक्शन चालू करी एनॉर्मस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इसकी वजह से हमें तबाही, बहुत ज्यादा एनर्जी देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता था कि जब हिरोशिमा नागासाकी के अंदर एटॉमिक बॉम्ब गिरा, उसके अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग इवापोरेट हो गए। सोचो, उनको ये तक नहीं पता चला, उनको ये सेंस ही नहीं हुआ कि वो मर गए। मतलब उनकी जो बॉडी थी वो एक्चुअली में इवापोरेट हो गई, जहां पे जो खड़ा था वो वहीं पे इवापोरेट हो गया। सोचो, इतनी ज्यादा हीट रिलीज हुई थी, इतनी ज्यादा हीट, और उसका इन्फ्लुएंस, मतलब एयर के अंदर वो फील कर पाना, जैसे बम फटता है तो एकदम से वो आवाज सी आती है, बहुत दूर तक वो आवाज जाती है, और एयर के पार्टिकल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती हुई नजर आती है हमें। तो जिस पॉइंट पे वो बम या न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ा गया था या फेंका गया था, उस पॉइंट से लेकर 200 किलोमीटर के रेडियस तक वो एक्सप्लोजन फील किया गया था। समझ रहे हो, फील किया गया था। जैसे तुम अपने घर के बाहर बम फोड़ो और तुम अपने घर के अंदर भी आ जाओगे तो तुम्हें फील नहीं होगा कि हाँ वो बम फूटा, नीचे आवाज आएगी, फील नहीं होगा।
लेकिन अगर तुम उस बम को फोड़ते समय उसी के पास रहो तो तुम्हें फील होगा कि हाँ भाई कुछ हुआ बम से एकदम से। तो सोच के देखो कि जब वो बम फटा वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो 200 किलोमीटर तक के रेडियस तक जितने भी लोग थे उनको फील हुआ। ऑल्दो जितने भी लोग 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर थे वो 4-5 या 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाए क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा थी। 20 किलोमीटर के अंदर के रेडियस के लोग तो उसी टाइम मर गए। दे जस्ट गॉट इवापोरेट, मतलब पता नहीं क्या ही हुआ, हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि उस चीज को दर्शाना या बताना किसी के भी बस की बात नहीं है क्योंकि वहां पे जो भी था वो ऑब्वियसली अब तो नहीं है उस चीज को फील करके बताने वाला हमें। और ऐसा कहा जाता है कि 400 किलोमीटर तक के रेडियस के लोग उससे अफेक्टेड हुए थे। तो सोचो कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग था वो सब कुछ जो भी था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब इस चीज को पढ़ा जाना, तो वो भी खुद भी बहुत ज्यादा शॉक में थे अपनी इन फाइंडिंग्स को लेके कि उन्होंने क्या ही डिस्कवर कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज अगर तुम समझो यहाँ पे, तो ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद से सोचा और कि मैं करूंगा एंड ऑल। एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी बहुत ही अलग ही कहानी है। अगर प्रैक्टिकली या उनके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाना जाए तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि वो एक जर्मन थे, जर्मनी में रहा करते थे, उनका बॉर्न जो था वो जर्मनी का था। लेकिन जिस दौरान वो इस पूरे एरा को जी रहे थे, हिटलर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो हिटलर को नफरत थी जूइश पीपल से, तुम्हें पता ही होगा, थोड़ा बहुत तुमने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा क्लास 9-10 में। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, वो जूइश थे, और इसी के चलते एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दिया और उनको शरण दी अमेरिका ने। वो अमेरिका आए, उनको बस ये था कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक जगह दे दो, मैं अपना आराम से पढ़ाई वढ़ाई करना चाहता हूँ, जो भी मुझे करना है मेरी ज़िंदगी में, बस मुझे जगह दे दो एक। तो जैसे तैसे पता नहीं घूम घाम के जर्मनी से यूएसए पहुंचे। यूएस गवर्नमेंट ने उनको शरण दी। एक गांव के अंदर बस 14-15 साल बिताए उन्होंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी पढ़ाई करी, जो भी उनको करना था उन्होंने वो करा। और जब वो वापस आए इन द सेंस कि जब उन्होंने ये सब फाइंडिंग्स करी, तो ये सारी फाइंडिंग्स करने के बाद इन्होंने उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे करके मेरी ये सारी की सारी फाइंडिंग्स है, और ये सारी की सारी फाइंडिंग्स को मैं यही चाहूंगा कि कभी प्रैक्टिकली ये ना देखी जाए, ना बनाई जाए, ना डिस्कस किया जाए, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिकली बन गया तो इसके बाद जो वर्ल्ड वॉर होगा वो वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, वो न्यूक्लियर वॉर होगा। तो ये कहते हुए उन्होंने अपने लेटर में ये सारी बातें उन अमेरिकन प्रेसिडेंट को उस समय के जो थे उनको बोल दी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि भाई हमारे पास तो ये हाथ लग गया है, अब तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे, बस वहीं से चीज़ें खराब हो गई। और आज नाना करते हुए भी ऑलमोस्ट 10 से 12 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसमें से एक इंडिया भी है। लेकिन ठीक है, ज़रूरत है अब तो, यूज़ ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन नाना करते हुए होना तो चाहिए। तो काफ़ी हद तक हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस रहता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, उस ज़माने के जो लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस रहता है इन सारी चीज़ों के ऊपर। हम जो पढ़ते हैं वो उतना सिंपली या इतना ईजिली हमें नहीं बताया जाता। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली किसी भी नॉर्मल इंसान को नहीं बताई जाएगी, नहीं समझाई जाएगी। अभी जो रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन, इन रिएक्शन के बारे में हमें बात करनी है। दो टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियर मटेरियल के केस में, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स दोनों टाइप की रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करेंगे, समझेंगे इनको। तो सबसे पहले वापस एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हैवी न्यूक्लियस से ए ऑफ 240 मास नंबर हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर टू दैट ऑफ अ न्यूक्लियस विद ए इज इक्वल्स टू 120। तो अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 240 है, तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू दैट न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या जिसका मास नंबर 120 है। Thus, if you break a nucleus of 240 mass number into two fragments of two nuclei daughter nuclei, जो न्यूक्लियंस होंगे वो और ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाएंगे क्योंकि बाइंडिंग पर न्यूक्लियन बढ़ गई है। और इसका कहने का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी प्रोसेस से हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। यहाँ से अब एक और यू कैन से फैक्टर हमें समझ आया, एक और यू कैन से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें समझ आया। इससे पहले जब तक हमको इसके बारे में नहीं पता था, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में, उससे पहले तक हमारे पास जो एनर्जी सोर्स था, एक वो कोल था, एक वही वो विंड मिल, ट्रेडिशनल विंड मिल, तीसरा तुम्हारा टरबाइन्स हो गया, जिसके ऊपर पानी गिरेगा वो घूमेगी और एक ही जनरेटर से करंट प्रोड्यूस होगा। या लेटेस्ट उसके बाद जो आया वो था सोलर सेल, सोलर पैनल्स लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले। लेकिन आइंस्टाइन का मेजर जो इस चीज़ को पता करने का या समझने का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि उनको ये पता था कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर मटेरियल्स कैन प्रोड्यूस एनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप कर दिया जाए, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट उस पूरी की पूरी सिटी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है जिंदगी भर के लिए। इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है एक न्यूक्लियर मटेरियल में। तो आइंस्टाइन का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हम एक ऐसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना पाए जिससे हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना ना हो, हमारे पास हमेशा फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो हमेशा। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने से पहले हमने क्या बना दिया, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। तो इंसान इस कदर स्टार्टिंग से ही, अभी की बात नहीं है, स्टार्टिंग से ही बस अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ ही इतने कदम बढ़ाए हैं। अभी तक भी अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर बहुत गिने चुने देश है जिनके अंदर एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, और उसमें से ना के बराबर कोई पावर प्लांट होगा जो एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है किसी ना किसी स्टेट को। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये चीज़ नेसेसिटी बन जाएगी, क्योंकि कोल एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगा, और जो हमारा सोलर
बैलेंस लगाने वाला चीज़ है। ये एक पॉइंट पे आके जब हम कंपेयर करेंगे तो महँगा पड़ रहा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम चीपर वे पे जाएँ और न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीपर रहेगा। बहुत सस्ता पड़ जाएगा ये काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को रियलिटी में लाना इतना ईज़ी नहीं है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन करने के लिए जिन इंजीनियर्स का यूज़ होता है ना, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये भी इन फ्यूचर आने वाली एक बहुत ही यू कैन से ल्यूक्रेटिव जॉब रहेगी। क्या कौन-सी जॉब? न्यूक्लियर साइंटिस्ट वाली। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का काम यही होता है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरा का पूरा शहर या फिर पूरा का पूरा राज्य यूज़ करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कहीं न कहीं है ये। आगे चल के बहुत अच्छा स्कोप रहेगा और जितनी भी मैं तुमको अगर मॉनेटरी बेसिस पे बोलूँ तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जो सैलरीज़ वगैरह होती है वो किसी भी और जॉब के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन रिस्क भी है क्योंकि अगर एक हादसा हुआ तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए एक वेब सीरीज़ है जिसको बोलते हैं चेर्नोबिल। अमेज़न प्राइम पे है ये। चेर्नोबिल के अंदर ऐसा ही एक हादसा हुआ था चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। उसका जो कोर है ना, वो कोर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था कि वो पावर प्लांट पूरा का पूरा पावर प्लांट उड़ गया था। उसका कोर उड़ गया था, फट गया था मतलब सोचो। तो कई बार अगर ठीक से चीज़ें मैनेज ना की जाए तो हादसे भी देखने को मिलते हैं और ये वही उसमें से एक है। इसके ऊपर पूरी की पूरी वेब सीरीज़ है एक 5 एपिसोड की। मन करे इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट आए तो देखना 12th के बाद। तो इसी चीज़ को फ्यूजन बोलते हैं। जब 2 चीज़ें आपस में ब्रेक हो रही है वहीं पे साथ ही साथ एक और प्रोसेस होता है जिसको हम फ्यूजन बोलते हैं और इसके अंदर हम 2 लाइट न्यूक्लियाई मतलब जिनका मास नंबर 10 से कम हो। तुम्हें समझ आ रहा है ये सब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतनी देर से? हाँ सर, समझ तो आ रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हम 2 लाइटर न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 10 से कम हो इनको जोड़ के अगर देखें तो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि if you are joining to form a heavy nucleus, the binding energy per nucleon of a fused heavy nucleus is more than the binding energy per nucleon of a lighter nucleus. तो जो मिलेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जिससे बनाया है या 2 छोटे-छोटे जिनसे बनाया है। इसका मतलब यही है कि जो फाइनल सिस्टम है वो काफी हद तक ज्यादा टाइटली बाउंड होगा इनिशियल सिस्टम के कंपैरिजन में। इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। दिस इज द एनर्जी सोर्स ऑफ सन। तो सन के अंदर यही सेम चीज होती है और इस चीज को भी हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। तो फिर हमने यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात करी, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम इस ग्राफ के बारे में बात कर चुके हैं। सैचुरेशन फोर्स क्या होता है, वी हैव डिस्क्राइब्ड ईच एंड एवरीथिंग। एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था एएच बक्वेरल। अब रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले थोड़े एक साइंटिस्ट थे इन्होंने बाय एक्सीडेंट इसको डिस्कवर किया, जाना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ होता है। ये अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे किसी ना किसी कंपाउंड के बारे में और उन्होंने पाया कि वो जो कंपाउंड है ना वो कॉन्टिन्यूसली कुछ एमिट कर रहा है और वो कंपाउंड क्या था? यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट। उन्होंने उस कंपाउंड को ब्लैक पेपर में रैप किया और इस पैकेज को सेपरेट कर दिया फोटोग्राफिक प्लेट से यूजिंग अ पीस ऑफ सिल्वर। कुछ घंटे बाद उन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है ना वो अपने आप उसके अंदर ब्लैकनिंग देखने को मिली। मतलब वो जो कंपाउंड था वो कुछ ना कुछ एमिट कर रहा था कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर से, जो कि एक कंप्लीटली शॉकिंग बात थी क्योंकि उसको कवर किया था उन्होंने ब्लैक पेपर के अलावा सिल्वर से भी। मतलब एक ऐसा रेडिएशन उसमें से एमिट हो रहा था जो कि सिल्वर तक को यू कैन से पेनिट्रेट कर पा रहा था। मतलब रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी चीज है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर रेडिएशन हमें कहीं देखने को मिल गई ना, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया चेर्नोबिल के अंदर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कोर थी वो बर्स्ट हो गई, वो फट गया पूरा का पूरा कोर। तो उससे जो रेडिएशन निकली ना वो रेडिएशन को कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन सबसे मजे की बात बताऊँ क्या है यहाँ पे, ये चीज पता नहीं अब कितना ईजी है किसी के लिए एक्सेप्ट कर पाना, लेकिन ये सच है। तुमने देखा होगा इंडियन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग से ही एक वो रहा है रहने का तरीका कि लोग गाँव के अंदर क्या करते हैं अपनी दीवारों की ना लिपाई, जैसे आज के टाइम पे तो हम सीमेंट एंड ऑल इन सब चीज़ें करते हैं। तो पहले के टाइम में जो लोग थे वो किससे किया करते थे? गोबर से करते थे, काव डंग। और ये बहुत ही चमत्कार सी चीज़ है कि रेडियो एक्टिव या फिर रेडिएशन उस काव डंग को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। हर चीज़ को कर लेती है लेकिन काव डंग को नहीं कर पाती। मतलब ये बहुत ही यूनिक डिस्कवरी थी उस समय की जब हमें ये सब चीज़ों के बारे में पता चला। तो काव डंग एक ऐसा फैक्टर है जो रेडियो एक्टिविटी को या फिर रेडिएशंस को वो कर सकता है, रोक सकता है। और हम ये सब पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। हमारे हिस्ट्री के अंदर तो ये एक कोर पार्ट है सारी की सारी चीज़ों का। तो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया उसने रेडियो एक्टिविटी शो करी, बताया कि एक न्यूक्लियर फिनोमिना है जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से होता है। जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली डिके होने लगे तो इस डिके को ही हम रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। ये 3 टाइप का हो सकता है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। अल्फा डिके के अंदर हीलियम न्यूक्लियस जो है वो एमिट होता है, जबकि बीटा डिके के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स जैसे कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और गामा डिके बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का होता है जहाँ पे फोटॉन्स एमिट होते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी जो है ये 3 टाइप की होती है, जिसमें अल्फा बीटा गामा डिके हमें देखने को मिलता है। अलग अलग एलिमेंट्स के एमिट होने की वजह से, अलग अलग पार्टिकल्स के एमिट होने की वजह से हमने इनको अलग अलग नाम दिए। फिर वही न्यूक्लियर एनर्जी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसको ज़्यादा समझा और फिजन के बारे में बात करी और फिजन को एक्सप्लेन किया। तो ठीक है, लेट्स कीप इट हियर ओनली। द लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर वी आर लेफ्ट विद इज न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन।
इनको हम डिटेल में अगली क्लास में जानेंगे और कैसे फिजन और फ्यूजन होता है इसको समझेंगे। सो एज ऑफ नाउ लेट्स कीप इट टिल हियर ओनली। जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बोली कि इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, तो वो सारी की सारी लिख लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे।